सबसे पहले अहम खबर आपको दें, वजीर आजम ने कोरोना से मुतासरा इलाकों को बंद करने का इंदिया दे दिया। इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन की तरफ वापस नहीं जा सकते, लेकिन हॉटस्पॉट इलाकों को बंद करना पड़ सकता है। महदूद लॉकडाउन के लिए टाइगर फोर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। वजीर आजम ने कहा, पता था कि लॉकडाउन खुला तो कोरोना फैलेगा, हम उसे रोक नहीं सकते। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात इतनी ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वजारत खजाना को बजट की तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ज़राए के मुताबिक माशी नुकसानात की रिपोर्ट्स की अदम मौजूदगी में वजारत खजाना आइंदा साल के अदाद शुमार से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इसी पर बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ होंगे। वकास, बताएगा किस तरह की मुश्किलात का सामना है हुकूमत को? जी, आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में वज़ारत खजाना को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ हुकूमत को वसाइल की कमी का सामना है और दूसरी जानिब मुख्तलिफ शोबों के लिए फंड्स बढ़ाने के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस वक्त वज़ारत खजाना के पास वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने खासतौर पर जो कोरोना से मुआशी नुकसान हुए हैं उनकी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की, और ऐसी रिपोर्ट की गैर मौजूदगी में वज़ारत खजाना आइंदा माली साल के आदाद शुमार से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि अगले माली साल के दौरान कोरोना की वजह से 3 माह तक कम अज कम मईशत सुस्त रवी का शिकार रह सकती है, और अगर सूरत हाल ज्यादा खराब हुई तो मुआशी सुस्त रवी अगले 6 माह तक भी जारी रह सकती है। ताहम उनका ये कहना है कि अगले 3 माह तक IMF के जायजा मिशन के पाकिस्तान आने के कोई इम्कानात नहीं है, और सितंबर तक पाकिस्तान को IMF के कर्ज प्रोग्राम से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं है। ताहम दिसंबर की जो दूसरी सहमाई आएगी उस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और अगले माली साल के बजट के दौरान हुकूमत सिविल और दिफाई अखराजात बढ़ाने से मुताल्लिक भी तजब्जब का शिकार है, क्योंकि इन शोबों का बजट बढ़ाने के लिए फंड नहीं है। जबकि हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सिविल और दिफाई शोबों का बजट किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकता। ज़राए का ये भी कहना है कि G20 वाले की तर्ज पर पाकिस्तान में तनख्वाहों में कमी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों और पेंशन के लिए जो मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की गई हैं उनके माली असरात वफाकी काबीना में पेश किए जाएंगे, और इससे मुताल्लिक वज़ीर आज़म और काबीना हतमी फैसला करेंगी। ताहम अगले माली साल के बजट के दौरान सिविल अखराजात पर ठीक है, वकास साहब हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे मुईशत हैं फरूख सलीम साहब। फरूख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मौजूदा जो हालात हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना है हुकूमत को? अभी तो रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, तभी तखमीना लगेगा कि हम कहां पे हैं। अगर आप बजट के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं जी, तो बजट के हवाले से तो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर में जो ममालिक हैं उनको बजट बनाने के हवाले से बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी दुश्वारी का सामना आ रहा है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जो बुनियादी इशू है वो है रेवेन्यू का, कि हम कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएंगे, और दूसरा इशू बनता है हुकूमती अखराजात का। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि अखराजात जो हैं, जो हुकूमत के अखराजात हैं, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल में कोई तकरीबन 400% से जायद बढ़ गए हैं, और हम सारा फोकस कर देते हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, और रेवेन्यू इकट्ठा जो है वो उसकी एक खास लिमिट है। अब वो 4000 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू, जो हमारा साइज है मईशत का, उससे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकता। ये बात हम कर रहे हैं कोरोना से पहले की। अब कोरोना के बाद की बात यह है कि मुश्किलात और दुश्वारियां और चैलेंजेस मजीद बढ़ गए हैं। अब जो बजट बनाने चले हैं हम, वो 2 बड़े गहरे साए हैं। एक तो कोरोना का साया है और दूसरा IMF का साया है, और इन दोनों सायों के हुए हमें ये बजट बनाना होगा। IMF ये कह रहा है कि 5100 अरब रुपए का रेवेन्यू का टारगेट रखा जाए, जबकि इस साल जो है वो हम 4000 अरब से ऊपर जाने वाले नहीं हैं। अब एक साल में पाकिस्तान की 73 साला माशी तारीख में कभी भी 30% का इजाफा नहीं हो पाया एक साल में। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम IMF की बात सुन लेते हैं, अपना रेवेन्यू का टारगेट बड़ा हाई सेट कर लेते हैं, और फिर उसी के मुताबिक अपने अखराजात भी लिख लेते हैं। अब रेवेन्यू वो पहुंच नहीं पाता। मेरा खदशा ये है कि अगर हम 5100 अरब रुपए का रेवेन्यू सेट करेंगे तो तकरीबन 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल नजर आएगा हमें आज से 1 साल के बाद। फिर वो हम अपना बजट डेफिसिट में जमा कर देंगे, बिकॉज अखराजात तो हम पूरे कर चुके होते हैं। तो इस दफा जरूरत इस चीज की है कि बजाय इसके कि हम सर के बल खड़े होकर अपना बजट बनाएं, पहले अपने सारी अखराजात का तखमीना लगा लें, उसके मुताबिक जो हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होना है उसके मुताबिक अपने अखराजात को फैलाएं।
ایک اور بہت بڑا ایشو جو ہے جو کچھ سالوں سے فیس کر رہے ہیں وہ ہے NFC کے حوالے سے. اب ہوتا یہ ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ کے تحت ہم بہت سارا پیسہ جو فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے وہ صوبوں میں بانٹ دیتی ہے. اب 1100 ارب کا ڈیفنس بجٹ اور تقریباً 3000 ارب کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے، جو قرضہ جات کی واپسی ہے، وہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے درست فرمایا، لیکن سر ابھی تک تو رپورٹ ہی تیار نہیں کی گئی، تو بجٹ کی تیاری کیسے ہوگی؟ کس رپورٹ کا ذکر سر جو اعداد و شمار کی رپورٹ ہے اداروں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے. دیکھیے جو بجٹ جس طریقے سے پاکستان میں بنایا جاتا ہے، ساری وزارتوں کو ان کی طرف سے ڈیمانڈز مانگ لی جاتی ہیں اور پھر وہ منسٹری آف فائنانس کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اور پھر ان ڈیمانڈز کے حوالے سے جو IMF ہمیں بجٹری خسارے کی اجازت دیتی ہے وہ اس میں جمع کر دیا جاتا ہے. اور پھر ایک ہوائی فگر ہم پچھلے کوئی 2 سالوں سے پکڑ رہے ہیں جو ریونیو کی ہے. پچھلے سال ہم نے 5500 ارب کی ہوائی فگر پکڑ لی. ہوائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور لگ رہا ایسے ہے کہ اس سال بھی ہم ایک ہوائی فگر پکڑ لیں گے جو شاید 5100 ارب کی ہوگی، اس کا بھی زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ تمام تر تفصیلات اور تجزیے کے لیے. ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے. بے روزگاری کا طوفان آنے والا ہے. وزارت خزانہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. وزارت خزانہ کے سینٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں بتایا گیا ہے کہ کورونا بحران کے باعث مزید 30 لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں. صنعتی شعبے کے 10 لاکھ اور خدمات کے شعبے کے 20 لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں، جبکہ غربت کی شرح 24.3% سے بڑھ کر 33.5 ہو جائے گی. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بے روزگاری کا طوفان آنے والا ہے. وزارت خزانہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کا معاملہ سینٹ میں بھی پہنچ گیا. نون لیگ اور جماعت اسلامی نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. کہا کہ حکومت سٹیل ملز کو چلانے کا وعدہ پورا کرے یا مستعفی ہو جائے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی. اسی حوالے سے عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے. چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں بھی پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کی گونج سنائی دی. نون لیگ اور جماعت اسلامی نے سٹیل ملز کی نجکاری کے حوالے سے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. اسٹیل مل پہ عمران خان نے کیا کہا تھا، اسد عمر نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی ملیں فاؤنڈریاں چلا لیتے ہیں، یہ ملیں ہم چلا کے دکھائیں گے. اب کیوں نہیں چلا کے دکھا رہے؟ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور یہ پچھلی حکومتوں کو رو رہے ہیں. وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا تھا کہ پاکستان سٹیل ملز 2008-9 میں منافع سے خسارے میں چلی گئی. 2015 سے سٹیل مل بند پڑی ہے. 200 جب ہماری حکومت آئی تو 211 ارب روپے کا قرضہ اس پہ اکٹھا ہو چکا تھا. 176 ارب روپے کے جب ہماری حکومت آئی تو اس کے اوپر نقصانات ایکیومولیٹ ہو چکے تھے. اور اب جو ماضی کی دونوں حکومتیں تھیں، نہ وہ اس کو ریوائیو کر سکیں، نہ وہ اس کو پرائیویٹائز کر سکیں، بلکہ امپلائیز کی تنخواہیں بھی وقت پہ نہیں دے سکتے. ہم وہ جو 9000 ساڑھے 9000 امپلائیز 9000 کے قریب امپلائیز ہیں، ان میں پہلے فیز میں 8500 کو ہم ان کا ایک سیورنس پیکج دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس پیکج کے نتیجے میں آن ایوریج ہر امپلائی کو 23 لاکھ روپے ملیں گے. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اب سٹیل مل کو چلا کر دکھائیں. اپوزیشن لیڈر راجہ ظفر الحق بولے کہ سٹیل ملز کا معاملہ قائمہ کمیٹی کو بھیجا جائے. انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد بھی پیش کی. پاکستان سٹیل ملز نے 8884 ملازمین میں سے 7884 ملازمین فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا. سپریم کورٹ سے پاکستان سٹیل ملز کا چیف ایگزیکٹو آفیسر فوری تعینات کرنے کی استدعا کر دی گئی ہے. پاکستان سٹیل ملز کی جانب سے کہا گیا کہ 1000 سے زیادہ ملازمین رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی حوالے سے امانت کشکوری کی رپورٹ دیکھیے. سٹیل ملز ملازمین کیس میں پاکستان سٹیل ملز کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں استدعا کی گئی ہے کہ فوری طور پر چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کیا جائے. پولیس اور رینجرز کی مدد سے سٹیل ٹاؤن کا قبضہ چھڑایا جائے. سٹیل ملز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 8884 ملازمین میں سے 7884 ملازمین فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ 2008 سے پاکستان سٹیل ملز مسلسل خسارے میں رہی ہے. 2015 میں سٹیل ملز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. مل بند ہونے کے وقت ٹوٹل 15000 ملازمین
मुलाजमीन थे। मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए 229 अरब रुपए कर्जा लिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जानिब से कहा गया है कि 1000 से ज्यादा मुलाजमीन नहीं रखे जा सकते। मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 30 अरब रुपए लगाए जा चुके। मुलाजमीन की रिटायरमेंट समेत दीगर बकाया जात 40 अरब रुपए हैं। हुकूमत 2008 से अब तक 92 अरब रुपए पाकिस्तान स्टील मिल्स को अदा कर चुकी। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन केस की समाअत 9 जून को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। कराची के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जुज़वी कमी के बायस आवाम ताहाल परेशान है। तवील कतारों में लगे शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है, जिसके बायस आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल की जज़वी कमी के बायस कराची के जिन पेट्रोल पंप पर तेल दस्तयाब, वहाँ शहरियों की तवील कतारें लग रही हैं। पेट्रोल की किल्लत के बायस आवाम हाई ऑक्टेन पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है, जिसकी कीमत आम पेट्रोल से ज्यादा होती है। पंप इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोल की सप्लाई न होने के बायस आवाम को पेट्रोल नहीं दे सकते। पंप बंद होंगे तो परेशानी तो है, वैसी इतनी परेशानी है, ये लोग और मजीद परेशान कर देते हैं। कतारों तो लगना पड़ता है, पेट्रोल पंप मिलते ही नहीं, पेट्रोल देखना पड़ता है कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो सी है सस्ता तो कर दिया मगर फायदा कुछ नहीं। अब हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, सब परेशान। पेट्रोल के लिए आधा पौना घंटा भी लग जाता है, क्योंकि जो पंप दे रहे हैं वो 10 पंपों के बाद एक पंप खुला हुआ है, वो दे रहा है। दूसरी जानिब तर्जुमान पीएसओ का कहना है कि पाकिस्तान भर में तमाम पीएसओ फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल की तरसील मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि पेट्रोल की जरूरियात पूरी करने के लिए वाफिर मिकदार में फ्यूल मौजूद है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज, कराची। हुकूमत, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के माबैन चिकन की कीमतों पर डेडलॉक खत्म हो गया। ब्रायलर की कीमत में 35 रुपए किलो इजाफा कर दिया गया है। फार्मी अंडों की कीमत में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता 10 रोज में मुर्गी की कीमत के तयन के हवाले से हुकूमत, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के माबैन जारी डेडलॉक खत्म हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत हुकूमत ने 260 रुपए फी किलो मुकर्रर की, जिस पर लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने हड़ताल भी की। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद का कहना है कि मुर्गी की कीमत तलब और रसद के मुताबिक मुकर्रर की जाती है, जबकि हुकूमत ने कीमत पर कैप लगाकर मसाइल में इजाफा किया। तहम अब ये कैप खत्म कर दिया गया है। 2 लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी, जो एक फार्मर्स के नुमाइंदे की तरफ से और एक बंदा ट्रेडर्स की तरफ से और एक तीसरा बंदा गवर्नमेंट की तरफ से, ये 3 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई जो आइंदा के लिए कीमत का तयन करेगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मुर्गी के गोश्त की कीमत को कंट्रोल करे ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। कल और आज के रेट में कम से कम 50 रुपए का फर्क है हर चीज़ के पीछे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पूरी मार्केट भर के देख रहे हैं, कोई भी आपको फूड अथॉरिटी का कोई एक ऑफिसर तक नहीं नजर आएगा। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि रसद में बेहतरी के साथ ही ब्रायलर की कीमत में कमी वाक़या हो जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद में रोजाना की बुनियाद पर नया रिकॉर्ड कायम होने लगा। पाकिस्तान आज भी आबादी के लिहाज से मुतासर अफराद में दूसरे और जाँ बहक अफराद के हवाले से भी दूसरे नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव रोजाना की बुनियाद पर संगीन होने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 4896 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 89,249 तक पहुँच गई है, जिनमें से 56,213 एक्टिव केसेस हैं, जबकि एक दिन में 68 अफराद जान से गए और अब पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 1838 तक पहुंच गई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध कोरोना से मुतासरा अफराद में पहले नंबर पर है, जहां अब तक 33,536 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब मुतासरा अफराद में सिंध से थोड़ा ही पीछे है, यहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद 33,144 है। खैबर पख्तूनख्वा में 11,890, बलूचिस्तान में 5,582 और गिलगित बल्तिस्तान में 852 मरीज हैं। इस्लामाबाद में 3,946 जबकि आज़ाद कश्मीर में 299 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना से हलाकतों के हवाले से पंजाब का पहला नंबर है, जहां अब तक 629 अफराद को कोरोना निकल चुका है। सिंध में मरने वालों की तादाद 575, खैबर पख्तूनख्वा में 521 और बलूचिस्तान में 53 है। इस्लामाबाद में कोरोना के 41 और गिलगित बल्तिस्तान में 12 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक 6,38,323 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 22,812 नए टेस्ट किए गए।
अब तक 31,198 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और फेस मास्क न पहनने वालों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने 1300 गाड़ियों के चालान कर दिए। इंतजामिया ने 187 दुकानें सील करके 8 दुकानदारों को गिरफ्तार भी कर लिया। लाहौर के क्री मार्केट, गुलशन इकबाल, गुलशन रावी, निश्तर बाजार, कहना बाजार और फिरोजपुर रोड पर कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को मजमूई तौर पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और फेस मास्क न पहनने वालों की शामत आ गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नजर इस्लामाबाद में तालीमी इदारे, दीनी मदारिस और ट्रेनिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। दरबार, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे और पार्क्स भी नहीं खुलेंगे। शहर भर में इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट, बच्चों के इकट्ठा होने और दीनी मजालिस पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने लॉकडाउन से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कारोबारी मराकज़, प्लाजे और शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल, फ्रूट, सब्जी, गोश्त और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। अंदरूनी शहर और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत होगी। वफाकी ब्यूरोक्रेसी के 25 अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की मिल गई। तरक्की देने का फैसला वजीर आजम की जेर सदारत हाई पावर प्रमोशन बोर्ड के इजलास में किया गया। तमाम अफसरों को ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है। तरक्कियों के बाद वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादलों का इम्कान है। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जानते हैं। बाबर, बताएगा किस तरह के फैसले किए गए तरक्कियों से मुतल्लिक? देखिए, ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की के लिए वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हाई पावर प्रमोशन बोर्ड का अहम तरीन इजलास हुआ है। इजलास में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के जो 10 अफसरान हैं उनको ग्रेड 22 में तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। इजलास में वजारत खारजा, फॉरेन ऑफिस सर्विस के जो 4 अफसरान हैं उन्हें, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के 3, पुलिस सर्विस के 2 अफसरान को, इनकम टैक्स के 2, कस्टम के 1, कॉमर्स एंड ट्रेड के 1, मिलिट्री लैंड के 1 और पोस्टल सर्विस के 2 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। ग्रेड 22 में जिन अफसरान को तरक्की दी गई है उनमें मतर न्याज राना, अख्तर नजीर वड़ाइच, मोहसिन चांदना, कैप्टन मुनीर आजम, असमत ताहिरा, खाकान बाबर और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान फकीर असगर शामिल हैं। इसके अलावा जो वफाकी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तनवीर कुरैशी और सालिया फारूकी। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में आज रात साल 2020 का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण में चांद का 57% हिस्सा तारीकी में डूब जाएगा। दुरानिया 3 घंटे 18 मिनट का होगा। नज़ारा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकेगा। इसी हवाले से मानिया शकील की रिपोर्ट देखें। साल 2020 में आज दूसरी मर्तबा चांद ग्रहण रात को लगेगा। चांद जुज़वी ग्रहण के मराहल से गुजरेगा, जिसमें चांद का 57% हिस्सा तारीकी में डूब जाएगा। चांद ग्रहण का आगाज रात 10:46 पर होगा और अख्तिताम रात 2:04 पर होगा। रात 12:25 पर चांद ग्रहण का उरूज देखा जाएगा, जबकि चांद ग्रहण का कुल दौरानिया 3 घंटे 18 मिनट होगा। चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान समेत यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका के बेशतर हिस्सों में देखा जा सकेगा। रवा माह पाकिस्तान के तवील तरी दिन 21 जून को सूरज पर भी ग्रहण लगेगा। कराची में 21 जून को 90% रिंग फायर नजर आने का इम्कान है।